हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की स्टार्टिंग अपन करते हैं दो क्वेश्चंस के साथ में। तो ध्यान से देखना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है भाई, एसएचएम का समीकरण लिखना है और यदि टक्कर क्या है पूर्ण अप्रत्यास्थ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से, ये आपके पास मूल बिंदु है जिसको अपन 0,0 लिख रखा है। ये आपके पास एक्स अक्ष हो गई और ये वाली जो दीवार है वो वाई अक्ष के अनुदिश है। अब यहाँ से अपन एक स्प्रिंग बांध रखे जिसकी जो प्राकृतिक लंबाई है वो कितनी आपके पास एल नोट है, और इससे अपन एम द्रव्यमान का कोई ब्लॉक है वो ब्लॉक भी बांध रखा है। यहाँ पर अपने पास कोई दूसरा ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान एम है और ये इस प्रकार से वी नोट साल से आता है और आकर के इससे चिपक जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि टक्कर है वो कैसे भी पूर्ण अप्रत्यास्थ है। तो पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है, इसके अंदर आप जानते हैं कि जो दोनों ब्लॉक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं। तो उसके बाद में आपको क्या करना है भाई, एसएचएम का इक्वेशन लिखना है, समीकरण लिखना है, ठीक है ना। तो आपको एक एक बात है वो आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि एसएचएम का समीकरण क्या होता है। सॉल्यूशन में देखते हैं ध्यान से अपन, एसएचएम का समीकरण क्या होता है, एक्स बराबर, सबसे पहली बात है कि जो पार्टिकल है, जो ब्लॉक है, वो एक्स अक्ष के अनुदिश एसएचएम करेगा, तो मैंने एक्स लिख दिया। और अगर ये एसएचएम वाई अक्ष के अनुदिश होती तो मैं वाई लिख देता। तो एक्स बराबर क्या देगा आपके पास, एक्स नॉट प्लस ए, इसके बाद है साइन ओमेगा टी प्लस, ये आपके पास फाई हो गया। अब यहाँ पर अपने को कौन कौन सी चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो अपने को एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, एक अपने को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक अपने को जो ए है इसका मान ज्ञात करना है, एक अपने को ओमेगा है ये अपने को ज्ञात करना है, एक अपने को जो फाई है ये अपने को ज्ञात करना है। तो ये चार काम करने हैं भी अपने को, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखना। देखो सबसे पहली बात है कि अभी जो स्प्रिंग है वो अपनी प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में, यानी जो स्प्रिंग है वो उस पर किसी मतलब इस ब्लॉक पे किसी प्रकार का नेट फोर्स नहीं लग रहा है। ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है वो कितना है भाई, 0 है। तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी माध्य स्थिति बोल सकते हैं, ठीक है ना। और माध्य स्थिति में इसका जो विस्थापन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना भी एल नोट है। भाई मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो माध्य स्थिति है वो एक्स बराबर 0 पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, माध्य स्थिति आपको यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो ये वाली डिस्टेंस कितने देगी आपके पास, एल नोट हो जाएगी। तो एक्स नोट को तो अपन क्या बोल देंगे, एल नोट बोल देंगे, ठीक है ना। तो एक्स नोट बराबर तो क्या हो जाएगा आपके पास, एल नोट। इसके बाद में दूसरी बात ध्यान से, यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है ये आकर के इससे चिपक जाता है और दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m प्लस एम बराबर 2m बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2m। ये कुल द्रव्यमान आ चुका आपके पास में। और द्रव्यमान अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आपके पास है, k है। तो यहाँ से अपन ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास, अंडर का k बटे m हो गया भाई। अब m की जगह यहाँ पर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 2m लिखना पड़ेगा। ये आपके पास ओमेगा हो गया भाई, ठीक है। तो x नोट हो गया, आपके पास ओमेगा हो गया। अब अपन बात करते हैं फाई की, बात करते हैं भाई देवदान से। ये तो आपके पास है क्या है मूल बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जो पार्टिकल है, जो ब्लॉक है, वो मूल बिंदु से एसएचएम स्टार्ट करता है, ठीक है ना। बट जैसे ये ब्लॉक इसके साथ में आकर के टक्कर करता है, तो टक्कर करते ही ये किधर की तरफ जाता है भाई, इस प्रकार से इधर की तरफ जाता है, यानी नेगेटिव एक्स की तरफ एसएचएम स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। देखो आपका जो ब्लॉक है वो मूल बिंदु पर है, सॉरी माध्य स्थिति पर है, और माध्य स्थिति से ऋणात्मक दिशा में एसएचएम स्टार्ट करता है। तो ऋणात्मक दिशा में एसएचएम स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ भाई, किधर से मान के इसलिए का ये सर्कल बन गया, मूल बिंदु पर यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, और नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है। और यहाँ से जो प्रारंभिक कला है ये आपके पास में कितनी हो जाएगी, आपके पास में पाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पाई। क्या इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये मूल बिंदु, माध्य स्थिति, ये आपके पास है धनात्मक चरम स्थिति, ये आपके पास है ऋणात्मक चरम स्थिति। तो ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से यहाँ तक जाकर के वापस यहाँ तक आ चुका है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये अपना आधा दोलन है वो पूरा कर चुका है, और आधा दोलन पूरा करने का मतलब प्रारंभिक कला कितनी हो जाएगी आपके पास, पाई हो जाएगी। तो यहाँ पर फाई है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, पाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं ए की, बात करते हैं। तो ए कैसे निकाल सकते हैं, सुनना ध्यान से, देखना। देखो ये आपके पास मीन पोजीशन हो जाएगी, और माध्य स्थिति पर जो वेग होता है वो क्या होता है आपके पास, अधिकतम। और मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए ओमेगा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ए ओमेगा, ठीक है ना। तो करते हैं चलो अपन। देखो जैसे एम द्रव्यमान का ब्लॉक आकर के इससे टक्कर करता है, तो टक्कर करते ही इसे चिपक जाता है। तो संवेग संरक्षण से इसका जो अंतिम वेग है वो आप निकाल दो।
तो प्रारंभिक समय कितना देगा आपके पास एम वी नॉट प्लस कितना देगा आपके पास है 0 और अंतिम समय कितना देगा आपके पास है 2m और इसको अपन क्या बोलेंगे वी मैक्स बोल देंगे, अधिकतम वेग हो गया। तो यहां से आपके पास है वी मैक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में वी नॉट बटे 2 और वी मैक्स को अपन क्या बोल सकते हैं ए ओमेगा। तो ये आपके पास है ए, अपने को मालूम नहीं है ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास रूट ऑफ के बटे 2m, ठीक है ना। तो यहां से अपन एक काम करते हैं ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ए बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं ए बराबर वी नॉट बाई 2 तो है ही, रूट ऑफ 2m बाई के, सही बात है ना, बिल्कुल। तो ये आपके पास ए भी आ चुका है अभी। अब अपन समीकरण लिख देते हैं x बराबर x नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं एल नॉट प्लस ए को अपन क्या लिख सकते हैं वी नॉट बटे 2 रूट ऑफ 2m बटे के साइन ओमेगा कितना देगा आपके पास अंडरूट का के बटा 2m ओमेगा टी, इसके बाद में प्लस 5 बराबर कितना देगा आपके पास में पाई हो जाएगा। तो ये आपके पास एसएसएम का समीकरण आ चुका है भाई, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन रुक करते हैं। अगला भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं दुदान से, दी गई स्थितियों में आवर्तकाल टी याद करो भाई। ये आपके पास में कुछ कंडीशंस दे रखी, कुछ केसेस दे रखे हैं अभी। पहले केस में ये पुली है, पुली से एक तरफ रस्सी एक तरफ स्प्रिंग और एम द्रव्यमान का ब्लॉक लटक रहा है। इधर की तरफ भी आपके पास स्प्रिंग क्या होगी और यहां पर भी आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा अभी, और ब्लॉक है वो कितना हो जाएगा आपके पास एम हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को अपन सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे भी, जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी अपन kx से तुलना करवा के अपन जो तुल्य स्प्रिंग नियतांक है उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहां पे इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी, नीचे की तरफ तो mg लग रहा है, और इसके बाद में इसके अंदर ऊपर की तरफ मान के चलेगा यहां की तरफ फोर्स क्या देगा आपके पास है t, यहां पे भी टेंशन कितना देगा आपके पास है t, यहां पे भी आपके पास टेंशन है वो कितना देगा आपके पास है t, यहां पर भी टेंशन कितना देगा आपके पास है t। इस पुली पे नीचे कितना देगा t 2t, तो ऊपर भी कितना देगा आपके पास है, यहां पर भी 2t और यहां पर भी कितना देगा आपके पास है 2t हो जाएगा अभी, ये टेंशन हो गया 2t, ठीक है ना। एक तो आपको ये काम करना है, तो ये काम तो अपन इसके अंदर भी कर सकते हैं। यहां पे ऊपर की तरफ टेंशन कितना देगा आपके पास है t और नीचे की तरफ भी टेंशन कितना देगा आपके पास है t, यहां पर भी टेंशन कितना देगा t और यहां पर भी टेंशन कितना देगा t, यहां पे tt 2t, तो स्प्रिंग के अंदर ऊपर भी कितना देगा आपके पास है 2t और यहां पर भी कितना देगा आपके पास है 2t। इसी प्रकार से यहां पे कितना देगा आपके पास है टेंशन t, यहां पे भी कितना देगा आपके पास है टेंशन t, है ना। अब यहां पे t हो गया तो आधा इधर की तरफ बन जाएगा t/2 और आधा इधर की तरफ बन जाएगा t/2। ये काम तो आपने कर लिया होगा, अभी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, केवल टेंशन, उस टेंशन को अपन डिवाइड कर देते हैं, ये अपन ने कर दिया भाई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है उस टेंशन को आपको क्या करना है अभी kx करना है, क्या करना है kx करना है। तो यहाँ पे इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितना है, स्प्रिंग के अंदर टेंशन आपके पास है t, तो ये हो गया आपके पास है t बराबर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी k इंटू क्या देगा x हो जाएगा, ठीक है ना। स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितना देगा आपके पास है t बराबर k इंटू x हो जाएगा अभी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस ब्लॉक में हल्का सा नीचे की तरफ विस्थापित करता हूं, कितना विस्थापन देता हूं भाई इसको मैं x,
नीचे की तरफ मैं इसको विस्थापन देता हूँ x देता हूँ, तो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग जाएगा कितना भी t, और t क्या कर रहा है अभी इसको वापस माध्य स्थिति की तरफ लेके आ रहा है, यानी यहाँ पर जो टेंशन है वही क्या बन जाएगा आपका प्रत्यानयन बल बन जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा आपके पास है t, और t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है k इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ कौन लेके जा रहा है, वापस t लेके जा रहा है, तो t क्या बन जाएगा आपका प्रत्यानयन बल बन जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास F बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है t, और t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का kx हो जाएगा। तो F बराबर माइनस का kx हो गया ना, तो यहाँ पर आपके पास है t बराबर 2 पाई रूट ऑफ m बटा k बन जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये तो बहुत सिंपली आ गया अपना आंसर। इसके बाद अगला देखते हैं अपन देवदान से। देखो अगर इस वाले ब्लॉक को मैं नीचे की तरफ विस्थापन देता हूं कितना भी x, तो अब यहां पे आपके पास टेंशन है वो कितना हो जाएगा अभी दुगुना, और मैंने आपको बता रखा कि जहां पे टेंशन दुगुना होता है वहां पे विस्थापन वेग और त्वरण दोनों आधे होते हैं। भाई इस ब्लॉक के लिए टेंशन कितना है t है, स्प्रिंग में टेंशन कितना 2t है, तो यहाँ पे टेंशन 2 टाइम्स हो गया, दुगुना हो गया, तो इस स्थिति में इसका विस्थापन है वो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो अगर इसको आप नीचे की तरफ x खींचोगे ना, तो ये वाली जो स्प्रिंग है वो नीचे की तरफ कितना देगा आपके पास x बटे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर टेंशन है उसको kx के बराबर करना है, तो स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितनी हो जाएगी आपके पास 2t बराबर इसका k कितना हो जाएगा आपके पास है k, और x कितना हो जाएगा आपके पास x बटे ये आपके पास है 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है k बटे 4 इंटू क्या देगा x, तो t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है k बाई 4 इंटू एक्स हो गया। अब ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे वापस ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, t लग रहा है, तो ये टेंशन है ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन ही क्या बन जाएगा आपके पास में प्रत्यानयन बल बन जाएगा। तो ब्लॉक के लिए प्रत्यानयन बल F बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में टेंशन, और टेंशन कितना देगा आपके पास में माइनस का k बाई 4 इंटू क्या देगा आपके पास x हो जाएगा। अगर अपन F बराबर माइनस के एक्स इसकी तुलना करवाते हैं तो यहाँ पर k बाई 4 क्या बन जाएगा आपके पास है स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि t बराबर 2 पाई रूट ऑफ m बटा k। अब m को अपन क्या लिख देंगे m बटा k, और k को अपन क्या लिख सकते हैं k बटा ये आपके पास है 4, ये बात होगी भी। चलो इसी प्रकार से अपन यहां पे बात करते हैं ध्यान से। देखो यहां पे ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को नीचे की तरफ आपको विस्थापन देना है कितना भी x। अब इसके अंदर टेंशन कितना है t है, इसके अंदर टेंशन कितना है t बाई 2, इसके अंदर टेंशन कितना हो जाएगा t बाई 2, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर जो विस्थापन है वो कितना आपके पास, इसमें टेंशन कितना है t, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा t बाई 2, यानी इसके अंदर टेंशन कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो इसका विस्थापन दुगुना हो जाएगा। तो अगर इसका विस्थापन कितना नीचे की तरफ x है तो इसके अंदर कितना हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। तो अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो विस्थापन है वो नीचे की तरफ हो जाएगा आपके पास है 2x। अब स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसको आपको kx के बराबर करना है, तो स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितना हो जाएगा बताओ t बाई 2 बराबर कितना देगा आपके पास है kx, तो k और x को अपन क्या बोल सकते हैं भाई 2x हो गया। तो यहां से आपके पास है टेंशन t बराबर कितना देगा आपके पास है 4k इंटू एक्स हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं ध्यान से, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को आपने नीचे की तरफ खींच के छोड़ा तो इस पे ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा है वही प्रत्यानयन बल बन जाएगा। तो आपके पास F बराबर कितना हो जाएगा बताओ t, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 4k इंटू एक्स हो जाएगा। और यदि इसको t F बराबर माइनस के एक्स से अपन कंपेयर करवा देंगे तो इस स्थिति में यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपके पास 4 क्या देगा, और 4 क्या देगा तो t बराबर इसको अपन लिख देंगे 2 पाई रूट ऑफ m बटे ये 4k बन गया अभी, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो ये अपन ने स्प्रिंग पेंडुलम पर आधारित कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और इसी के साथ में आपका जो स्प्रिंग पेंडुलम है वो फिनिश होता है। ठीक है बच्चों, तो करें इसको नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। चलिए बच्चों, स्प्रिंग पेंडुलम है, इसके बाद में अगला टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक। अब सरल लोलक कैसे बनाते हैं अपन,
कोई भी अपन क्या करते हैं, कोई एक धागा लेते हैं, इस धागे से अपन ने कोई भी एक ब्लॉक बांध दिया, तो ये क्या बन गया भाई, एक सरल लोलक बन गया, सिंपल पेंडुलम बन गया। तो ध्यान से देखना, देखो हेडिंग अपनी सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम, ठीक है भाई। इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये कोई दृढ़ आधार है, रिजिड सपोर्ट, ये कोई रस्सी है, और ये इससे अपन ने कोई भी ब्लॉक बांध दिया जिसका नाम है गोलक। तो ये जो रस्सी है वो कैसी होती है, ध्यान से देखना, एक तो होती है भारीन, और एक ऐसी होती है, एक होती है अवितान्य होती है। अवितान्य का मतलब इनएक्सटेंसिबल, मतलब जैसे इससे अपन ब्लॉक लटकाएंगे, कोई भी भार लटकाएंगे, टेंशन उत्पन्न करेंगे, तो इसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना, इसकी लंबाई है वो एज इट इज रहेगी भी। तो इसको अपन बोलते हैं अवितान्य, मतलब भार लटकाने से इसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगी। रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी आपके पास, एल है। इसके बाद ये आपके पास में कोई भी ब्लॉक है जिसका नाम हो जाएगा गोलक। अब ये जो गोलक होता है वो क्या होता है भाई, ये वेरी स्मॉल साइज का होता है, इसको अपन बोलते हैं बिंदु आकार का, या इसको अपन बिंदु द्रव्यमान बोल सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो बिंदु आकार, बिंदु आकार का मतलब क्या है, बिंदु आकार का मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेडियस है वो वेरी वेरी लेस देन क्या होनी चाहिए, रस्सी की लंबाई के, ठीक है ना, ये बात हो गई भी। अब इसका जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा आपके पास, m हो जाएगा। अब इस गोलक पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ इसके अंदर टेंशन लग रहा है इस प्रकार से t, तो यहां पर आपके पास t और mg दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो इस गोलक पे नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पर अगर नेट फोर्स 0 होगा तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी माध्य स्थिति या साम्य स्थिति बोल सकते हैं, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये आपके पास निलंबन बिंदु है, इसको अपन बोलेंगे एस क्या हो गया आपके पास, निलंबन बिंदु हो गया अभी। तो इस स्थिति में ये जो टेंशन है, ये टेंशन और ये mg दोनों ही आपको पता है कि इस एस से गुजर रहे हैं, तो इस एस के सापेक्ष टेंशन और mg इन दोनों का जो बला गुना वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में इस पे जो नेट टॉर्क है वो कितना है भी, 0। इस कारण से इसको अपन बोल सकते हैं मीन पोजीशन यानी माध्य स्थिति, ठीक है। सबसे पहले अपने माध्य स्थिति पता कर ली है। अब यदि इसका आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन देकर के छोड़ते हैं, अल्प कोणीय विस्थापन देते हैं यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, ये दृढ़ आधार हो गया, ये प्रारंभिक स्थिति होगी, अपन इसको अल्प कोणीय विस्थापन दे दिया इस प्रकार से यूं, इसकी लंबाई कितने देगी आपके पास, L, ये S हो गया, ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। अब ये m द्रव्यमान का ब्लॉक है वो थीटा पे आ चुका है, तो अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं देवदान से, इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा, mg, और इसके अंदर इधर की तरफ क्या लग जाएगा, टेंशन। तो क्या यहां पर टेंशन और mg ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं क्या, नहीं। यहां पे अपन इस mg के कंपोनेंट देते हैं, mg का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, भाई ये वाला एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो ये mg cos थीटा हो गया, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना देगा आपके पास, mg sin थीटा, mg sin थीटा हो गया अभी। अब अगर इस s के सापेक्ष आपको बलागुण याद करना है, तो अपन देख सकते हैं कि t और mg cos थीटा ये तो दोनों s से पास हो रहे हैं,
इस कारण से टी और एम जी कोस थीटा इन दोनों का बला गुण तो क्या हो जाएगा, अभी 0 हो जाएगा। बट यहां पर जो एम जी साइन थीटा है उसकी क्रिया रेखा एस से नहीं गुजरी, इस कारण से ये बला गुण उत्पन्न करेगा। तो अपन निकालते हैं बला गुण टो। नाम हो जाएगा आपके पास प्रत्यानयन बला गुण। टो बराबर कितना होता है आपके पास बताओ, बल इंटू लंबाई। तो बल कितना हो जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा इंटू लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास एल हो जाएगी। और यहां पे इसको अपने को माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि भाई आपने इसको कोणीय विस्थापन तो दिया इधर, और जो बला गुण है वापस इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो बला गुण है वो कोणीय विस्थापन का विरोध करता है, इस कारण से माइनस का साइन यहां पर मैंने कंसिडर किया है। अब तो आ गया आपके पास में। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैंने जो थीटा है उसको बहुत छोटा रखा है, जो कोणीय विस्थापन है उसको मैंने अल्प रखा है। तो अगर थीटा आपके पास में बहुत छोटा एंगल है तो इस स्थिति में साइन थीटा को लगभग अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि यहां थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, वेरी स्मॉल एंगल। इस कारण से आपका जो साइन थीटा वो लगभग कितना हो जाएगा आपके पास है, थीटा। तो टो बराबर कितना बन जाएगा बताओ, माइनस का एम जी एल इंटू क्या देगा आपके पास है, थीटा। तो जिस प्रकार से एफ बराबर माइनस के एक्स होता है, उसी प्रकार से एंगुलर एस सिस्टम के अंदर कोणीय सरल आवर्त गति में टॉर्क बराबर क्या होता है, माइनस का सी थीटा होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, अपने बाकायदा टेबल बनाकर के रेखीय सरल आवर्त गति, कोणीय सरल आवर्त गति अपन ने डिस्कस की थी। तो टो बराबर कितना देगा आपके पास, माइनस का सी इंटू थीटा। तो माइनस से अपन माइनस को काट देंगे, थीटा से अपन थीटा को काट देंगे। तो यहां से आपके पास है सी बराबर, यहां से तुलना करने से सी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, एम जी एल आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में अपन जानते हैं कि टी बराबर, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एम बटा के नहीं आता है, सी अपॉन आई आता है। क्या आता है, सी अपॉन आई। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ, भाई रेखीय सरल आवर्त गति में क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एम बटा के। तो ये आई बटा सी आता है, सॉरी। तो इसको अपन बोलेंगे आई बटे, ये आपके पास है सी हो गया। तो बराबर कितना देगा आपके पास, 2 पाई रूट ऑफ, बात करते हैं अपन आई की बात करते हैं। तो इस एस के सापेक्ष, भाई बला गुण आपने किसके सापेक्ष ज्ञात किया है, एस के सापेक्ष। तो जड़त्व गुण भी आपको किसके सापेक्ष निकालना है, एस के सापेक्ष। तो एम द्विमात्र एल डिस्टेंस है, तो जड़त्व गुण कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। तो आई को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एम एल स्क्वायर अपॉन सी बराबर कितना देगा आपके पास, एम जी एल। एम से एम को काट देंगे, एल से एल को काट देंगे। तो यहां से आपके पास में जोदान से टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये आपके पास में टाइम पीरियड आ जाएगा अभी। ठीक है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, आवर्तकाल बोल देंगे। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, स्प्रिंग पेंडुलम इसका आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एम बटा के। तो इसी प्रकार से सिंपल पेंडुलम इसका टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है। क्या होता है, एल अपॉन जी। अब यहां पे जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास, रूट ऑफ एल। जो टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास है रूट ऑफ जी हो जाएगा। और इसके बाद में टी इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, ये आपके पास एम नॉट हो जाएगा। ये बात होगी, मतलब मैं कह रहा हूं कि सिंपल पेंडुलम है जो सरल लोलक है, उसकी लंबाई को बढ़ाओगे तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। अगर गुरुत्वीय का मान बढ़ जाता है तो गुरुत्वीय का मान बढ़ने से आवर्तकाल वो क्या हो जाता है, घट जाता है। बट जो गोलक है, इस गोलक के द्रव्यमान को परिवर्तित करने पर आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ध्यान से देखना, देखो अगर अपन बात करें स्प्रिंग पेंडुलम की, तो स्प्रिंग पेंडुलम वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, किस पे निर्भर नहीं करता, जी पर।
यानी जी को चेंज करने पर स्प्रिंग पेंडुलम में इसके आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और यहाँ पे ये किस पे डिपेंड नहीं करता, अभी जो गोलक का द्रव्यमान है ना, मास है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि इस गोलक को भारी गोलक से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा, तो अपन बोलेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। और स्प्रिंग पेंडुलम के केस में अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि पृथ्वी पर आवर्तकाल कितना है, टी है, अगर इसको चंद्रमा पर ले जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, टी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पर ले जाने पर जी का मान कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और जी का मान चेंज होने से स्प्रिंग पेंडुलम का आवर्तकाल चेंज होता नहीं है। बट अगर सिंपल पेंडुलम के केस में बात करें कि चंद्रमा पर ले जाएं तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो जी है उसका मान कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी जी घट जाएगा। और जी घट जाएगा तो आवर्तकाल अब वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपन बोल देंगे कि अपना जो सिंपल पेंडुलम है वो स्लो हो जाएगा, यानी इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी इसको एक चक्कर काटने में पहले की तुलना में ज्यादा समय लगेगा। भाई समझ में आ गई ना बात, ये चीज। तो ये सारी की सारी चीजें करें नोट, फिर उसके बाद सिंपल पेंडुलम में बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखिए बच्चों, सरल लोलक है, इसका आवर्तकाल अपन डिराइव कर चुके हैं। टी बराबर कितना था, 2π√L/g होता है। और स्प्रिंग पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम, इनका आवर्तकाल किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये सारी सारी चर्चा अपनी हो चुकी है। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2π√L/g होता है भाई। अब यहाँ पर जो जी होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं जी इफेक्टिव, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो जी है इसका मान क्या हो जाता है, अभी चेंज हो जाता है। जैसे अपन बात करते हैं लिफ्ट के केस में, तो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ गति करती है तो इस स्थिति में जी इफेक्टिव कितना होता है, जी+ है। और नीचे की तरफ गति करते हैं तो इस स्थिति में जी इफेक्टिव बराबर कितना, जी- होता है। त्वरित गति की बात कर रहा हूं मैं। और लिफ्ट यदि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक समान वेग से गति करती है तो इस स्थिति में जी इफेक्टिव आपका जी रहेगा भाई, ठीक है ना। तो मैं आपको लिफ्ट कैसे, जब वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन की गति के नियम वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ा चुका हूं भाई, ठीक है ना। तो लिफ्ट कैसे है उसके अंदर भी अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो कैसे डिस्कस कर सकते हैं देवदान से, ये कोई भी लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर लिफ्ट ऊपर की तरफ ए त्वरण से जा रही है और ये अपन ने कोई सिंपल पेंडुलम इससे लटका रखा है। लंबाई कितनी देगी आपके पास, एल। तो यहाँ पे इस पे नीचे की तरफ एक तो फोर्स लग रहा है भाई mg, ठीक है ना। एक तो नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है mg, और अगर अपन इसके फ्रेम से बात करें तो एक इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगने लग गया ma। तो नीचे की तरफ इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना देगा आपके पास, m × g+ ये देगा। ये आपके पास m × g+ का, तो नीचे की तरफ m × g+ ये लग रहा है। तो इस स्थिति में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा आपके पास है, जी+ ये हो देगा। तो यहां पे आपके पास है टी बराबर 2π√L/g+a। तो यहां पे जो जी इफेक्टिव उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इस कारण से आवर्तकाल वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं कि यदि त्वरण नीचे की तरफ हो जाएगा तो इस स्थिति में m g- हो जाएगा, यहां पर भी क्या देगा, g- हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि कोई भी लिफ्ट मान के चलेगा मुक्त रूप से गिरने लग जाए तो मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट के लिए भाई नीचे की तरफ गति करेगी किससे भी, a बराबर g हो गया। तो इस स्थिति में g- बराबर 0 हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 0। और जी इफेक्टिव अगर 0 हो गया तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, अनंत हो जाएगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि अगर मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट के अंदर कोई भी सिंपल पेंडुलम SHM कर रहा है तो इस स्थिति में इसकी SHM का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो अपन बोल देंगे अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। जो बातें मैं आपको बताता हूं उन बातों को दिमाग के अंदर अच्छे से बिठा लें भाई, ठीक है ना। एक एक बात को आपको बहुत सीरियसली, आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है, ठीक है। इसके बाद ये लिफ्ट केस वाला तो हो गया, और आगे बढ़ते हैं दुदान से। देखिएगा, जैसे लिफ्ट केस के बाद में अपन डिस्कस कर सकते हैं, यहां पे कोई भी कार है, जैसे ये कोई भी कार है मान के चलेगा, ठीक है ना।
कोई भी जीप है, पुराने जमाने की जीप है ये। इसके अंदर मान के चलेगा इस प्रकार से कोई सिंपल पेंडुलम लटक रहा था। अब सिंपल पेंडुलम लटक रहा था तो इस स्थिति में इस पे नीचे की तरफ तो फोर्स लग रहा था mg, और ऊपर की तरफ लग रहा था इस पे 10 से t, और t और mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, और t और mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। इस स्थिति में इस पे नेट फोर्स 0 था, तो यही आपके पास माध्य स्थिति थी। बट अब अपन ने क्या कर दिया भाई, अब अपन ने इसको आगे की तरफ a त्वरण दे दिया। अगर आगे की तरफ a त्वरण दे दिया तो इस स्थिति में इस पे नीचे की तरफ mg के साथ साथ में पीछे की तरफ ma भी लगने लग जाता है, ठीक है ना। तो अब ये यहां पर आ जाता है, तो अब इस पे नीचे की तरफ एक तो लगता है mg, और एक इस प्रकार से इधर की तरफ लगता है इस पे ma, और ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है थीटा। और यदि इस पर नेट फोर्स की अपन बात करते हैं तो नेट फोर्स कितना देगा आपके पास इधर की तरफ, तो नेट फोर्स अगर अपन बात करते हैं तो कितना देगा आपके पास m इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास एंगल कितना देगा अभी थीटा, ठीक है ना, ये चीज हो गई भी। अब पहले तो ध्यान से देखना, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि इधर की तरफ क्या लग रहा है टेंशन, और इधर की तरफ लग रहा है m इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इस स्थिति में इस पे नेट फोर्स 0 है। अब आपकी जो नई माध्य स्थिति है वो ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास मीन पोजीशन बन जाएगी, और मीन पोजीशन बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर इसको अपन यहाँ से विस्थापित करके छोड़ते हैं तो ये इस प्रकार से इस बिंदु के इर्द गिर्द इस प्रकार से यूं एसएचएम करता। अब यहाँ से अगर इसको विस्थापित करके छोड़ेंगे तो ये इस बिंदु के इर्द गिर्द इस प्रकार से यूएसएसएम करेगा। तो विस्थापित करके छोड़ देंगे ना तो इस प्रकार से ये यूएसएसएम करेगा यू, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक जाएगा इस प्रकार से यू, और फिर उसके बाद ये इस प्रकार से यू यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद में माध्य स्थिति है, ये माध्य स्थिति होगी। माध्य स्थिति में अपन बात करते हैं, यहां पर आपके पास है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर कितना होता है आपके पास है लंब बटे आधार। तो लंब तो आपके पास है ma, और आधार कितना हो जाएगा mg। तो ma अपॉन mg, m से m को काट देंगे तो आपके पास क्या देगा, आपके पास a अपॉन g हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास है थीटा बराबर टेन इनवर्स a अपॉन g हो जाएगा। तो माध्य स्थिति में रस्सी का ऊर्ध्वाधर के साथ में जो कोण है वो कोण भी अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है भाई। और इसके बाद में अपन इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास है t बराबर 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन जी, और g की जगह क्या लिख सकते हैं अपन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, यानी इसकी पावर 1/2 बन जाएगा। अभी ये आपके पास ना टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर अपन किसी भी हाइट पर चले जाते हैं तो हाइट पर आपको पता है कि g की वैल्यू कितनी हो जाती है, g अपॉन 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर। तो भाई आपको कोई भी हाइट दे रही है, उस हाइट की वैल्यू h की जगह फुट करें, आपको g की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और उसके बाद t बराबर 2 पाई रूट ऑफ l बटे जी में g की वैल्यू फुट करके आप टाइम पीरियड ज्ञात कर सकते हैं। अगर गहराई की बात करें तो गहराई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जी डी बराबर कितना होता है, g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर होता है। d की वैल्यू पुट करके जी डी का मान ज्ञात करें और t के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कई सारी चीजें होती है जो गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं तो ध्यान से, ऊंचाई के साथ में जी इफेक्टिव, जी एच को जी इफेक्टिव लिख देंगे। तो जी इफेक्टिव बराबर कितना होता है आपके पास है जी इफेक्टिव बराबर कितना होता है आपके पास है जी अपॉन 1 प्लस एच बटे आर का, ये आपके पास होल स्क्वायर, ये ऊंचाई का हो गया। और गहराई के साथ में बात करते हैं, जी इफेक्टिव बराबर जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर होता है, ठीक है ना। ऊंचाई का हो गया, गहराई का हो गया। और अगर अपन बात करते हैं जैसे मतलब किसी भी दूसरे ग्रह की बात करें तो वहाँ पे जी बराबर कितना होता है आपके पास है जी एम अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि कोई भी ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के दुगुने, तो द्रव्यमान को भी कितना पुट करना है, दुगुना, तो ऊपर 2 आ जाएगा।
त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी आपके पास है, दुगुनी। तो नीचे भी आपको 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 2/4 नीचे की तरफ 2 हो जाएगा। तो वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अगर आधा हो गया ना, तो अपन जानते हैं T बराबर 2π√L/g। तो g कितना हो जाएगा, 1/2, तो √2 गुना हो जाएगा। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये बातें होगी। इसके बाद में एक चीज अपन इसके अंदर और डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक चीज अपन और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। एक अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी जो गोलक है, उस गोलक को अगर किसी भी लिक्विड के अंदर अपन डुबो दें, और लिक्विड कैसा होना चाहिए, अशांत होना चाहिए, नॉन विस्कस, यानी इसकी जो विस्कोसिटी, इसकी शांता है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए, नगण्य होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसके अंदर डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। अशांत द्रव में, तो अशांत द्रव में के अंदर देख सकते हैं तो से ये दर्द आधार हो गया, ये गोलक हो गया, ये लिक्विड हो गया, अब इस गोलक पे नीचे की तरफ तो फोर्स लगता है, कितना बताओ भाई, इस गोलक है, इस पे नीचे की तरफ तो फोर्स लगता है, इसका mg। तो mg बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, m को अपन क्या लिख सकते हैं, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और गोलक की डेंसिटी है वो कितनी आपके पास है, सिग्मा। कितनी है, सिग्मा। तो अपन लिख सकते हैं v सिग्मा इंटू जी। और ऊपर की तरफ क्या लगता है, इससे बायोंट फोर्स लगता है, उत्प्लवन बल लगता है। तो उत्प्लवन बल कितना देगा आपके पास, बताओ, v रो जी। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव्य का घनत्व देगा। तो इसको अपन नीचे माइनस का कर देंगे, तो कितना देगा आपके पास में, सिग्मा माइनस रो। तो इसको अपन बोलेंगे सिग्मा माइनस क्या देगा आपके पास, रो इंटू क्या देगा आपके पास है, जी। ये आपके पास है नीचे की तरफ है नेट फोर्स हो जाएगा अभी। ठीक है ना, अब नीचे की तरफ इस पे नेट फोर्स, ऊपर की तरफ तो टेंशन लगी रहा है। खैर नीचे की तरफ नेट फोर्स वो कितना देगा आपके पास, मतलब F बराबर v इंटू सिग्मा माइनस कितना देगा आपके पास, रो इंटू जी। और F को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ml या m इंटू जी इफेक्टिव लिख सकते हैं। और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, तो ये भी आपके पास में v सिग्मा ही बन जाएगा। तो v सिग्मा इंटू जी इफेक्टिव। तो v से v को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास है g इफेक्टिव बराबर कितना देगा अभी, सिग्मा बटे सिग्मा। ये कितना देगा आपके पास, 1 माइनस ये आपके पास रो बटे सिग्मा इंटू कितना देगा आपके पास है, जी हो जाएगा। और टी बराबर कितना होता है आपके पास है, 2π√L/g इफेक्टिव। तो अब अपन जी इफेक्टिव की जगह ये पुट कर देंगे भी। समझ में आ रही बात सुनना। अगर किसी भी सिंपल पेंडुलम को अपन किसी भी अशांत द्रव्य के अंदर प्रतिस्थापित कर दें, तो इस स्थिति में नीचे की तरफ mg के साथ साथ में ऊपर की तरफ इस पे उत्प्लवन बल भी लगता है। इस उत्प्लवन बल की वजह से इसका जो जी इफेक्टिव है वो कम हो जाता है, और जी इफेक्टिव कम होने की वजह से इसका जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। ये का ये फॉर्मूला मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर के अंदर दोबारा से बताने वाला हूँ। ओके, ये सारी की सारी बातें होगी ये भाई। ठीक है, और भी इसके अंदर कई सारे केस अपन बना सकते हैं, बट मेनली आपके पास में केस यही बनते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद इसी में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। एक होता है सेकंड लोलक। तो क्या होता है सेकंड लोलक, क्या होता है, देखो ध्यान से। देखो बेटा, सेकंड लोलक एक प्रकार का ऐसा लोलक होता है, एक प्रकार का ऐसा सरल लोलक होता है जिसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। कितना होता है, 2 सेकंड। ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं सेकेंडरी पेंडुलम। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का सरल लोलक होता है जिसका आवर्तकाल कितना होता है, अभी 2 सेकंड होता है बस। पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी पर। कहां पर, पृथ्वी पर। इसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। यानी 2 सेकंड में ये अपना एक चक्कर पूरा काट देता है।
तो पृथ्वी पर अपन बात करते हैं टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल बटे जी। आवर्तकाल कितना होता है आपके पास 2 सेकेंड। यहां पे 2 से अपन 2 को काट देंगे। इसके बाद में देखो ये जी है, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है, और इसका अगर अपन रूट करेंगे तो लगभग पाई के बराबर ही आ जाएगा। तो पाई और जी को इनको एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे अपन, तो ये पाई से गया जी, तो ये आपके पास रूट एल बराबर 1 हो गया। तो एल आपके पास में लगभग कितना हो जाएगा अभी, ये आपके पास हो जाएगा 1 मीटर। तो एल लगभग कितना हो जाएगा आपके पास में 1 मीटर हो जाएगा अभी, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो पृथ्वी पर किसी भी सिंपल पेंडुलम इसकी लंबाई वो लगभग कितनी होती है आपके पास में 1 मीटर होती है, ठीक है। अब अगर कोई भी सेकेंडरी पेंडुलम है, इसको अगर आपने पृथ्वी से चंद्रमा पर प्रतिस्थापित कर दिया, तो आपको पता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है 1/6। 1/6 तो 6 ऊपर आ गया रूट के अंदर, तो आवर्तकाल कितना हो जाता है √6 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है √6 गुना। पृथ्वी पर आवर्तकाल कितना है 2, तो इसका √6 गुना कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। तो चंद्रमा पर इसका जो आवर्तकाल है वो आपके पास है टी डेज बराबर कितना देगा आपके पास √6 इंटू क्या देगा टी देगा, ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो करें इन चीजों को नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि कोई भी सरल लोलक अगर बहुत ज्यादा लंबाई का है तो इस स्थिति में इसका आवर्तकाल अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, देखो तो हेडिंग है लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल। तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, टी बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई रूट ऑफ 1/g इंटू 1/l प्लस क्या होता है आपके पास 1/r। अब यहां पर आपके पास है से एल तो क्या हो जाएगी सरल लोलक की लंबाई हो जाएगी, आर क्या हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। आर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अगर यदि आपके पास जो एल है वो कितना होता है अभी अनंत होता है, यानी एल बराबर क्या होता है आपके पास अनंत होता है। अनंत का मतलब क्या हुआ कि जो एल है इसका मान आर की तुलना में बहुत ज्यादा है अभी, ठीक है ना। तो एल को अपन अनंत ले लेते हैं, तो एल बराबर अनंत ले लिया तो 1/l, एल अनंत हो गया तो 1/अनंत कितना हो जाएगा 0, तो g/r हो जाएगा, r ऊपर चला जाएगा। तो इस स्थिति में t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई रूट ऑफ r/g, और ये वाली वैल्यू तो अपन जानते हैं कितनी होती है, ये होती है आपके पास 84.6 मिनट। तो अनंत लंबाई की सरल लोलक आवर्तकाल कितना होता है 84.6 मिनट होता है अभी, ठीक है ना। और इसके बाद इसके अंदर अगला केस अपन देख सकते हैं कि यदि जो एल है इसका मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो एल का मान अगर आर की तुलना में बहुत छोटा है तो इस स्थिति में 1/r है वो बहुत छोटा हो जाएगा, किससे 1/l से, इसको इसके नीचे अपॉन में लेंगे। तो 1/l क्या हो जाएगा बहुत बड़ा, 1/r बहुत छोटा होगा तो 1/r को अपन 0 कर देंगे तो g/l आ जाएगा, l ऊपर चला जाएगा। तो इस स्थिति में t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई रूट ऑफ l/g। और आवर्तकाल का ये फॉर्मूला तो अपन सरल लोलक का पढ़ते ही हैं, तो अपन t बराबर 2 पाई रूट ऑफ l/g ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ये बहुत ही छोटे सरल लोलक का फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है ना। कोई भी ऐसा सरल लोलक जिसकी लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है तो उस सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है t बराबर 2 पाई रूट ऑफ l/g होता है भाई। बाकी जैसे मान के इसलिए आपको बोल दिया जाए कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर लंबाई का सरल लोलक है तो l को आपको किसके बराबर लेना है, r के बराबर लेना है, ठीक है ना। तो l को अपन r के बराबर 1/r, 1/r कितना हो जाएगा 2/r, तो r ऊपर चला जाएगा तो r/2g बन जाएगा अभी, ठीक है ना। तो किसी भी लंबाई का सरल लोलक अगर आपको दे रखा है तो इस स्थिति में उसका टाइम पीरियड, उसका आवर्तकाल है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना, ये बात होगी। तो सरल लोलक है इसका जो बेसिक इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो होता है फिनिश,
इसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन एक। दिए गए सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है अभी। कि इस प्रकार से कोई भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ये भी दीवार है, इसकी लंबाई कितना देगा आपके पास है 3l/4। यहां से अपन एक सरल लोलक लटका गए, इस सरल लोलक की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास l हो जाएगी, l हो गई। इसको माध्य स्थिति से अल्प विस्थापित करके, भाई इसको अगर अपन छोड़ेंगे तो ये माध्य स्थिति यहीं पे आ जाएगी, ये इसकी माध्य स्थिति आ जाएगी, यहां से यहीं आएगा तो ये माध्य स्थिति आ गई, ठीक है ना, ये माध्य स्थिति होगी इसकी। अब जैसे इसको अपन यहां से रिलीज करते हैं तो वैसे यहां से लेकर के यहां तक तो ये पूरी l लंबाई के साथ में SHM करता है, और इसके बाद में जैसे यहां पर आता है तो इसकी जो 3l/4 है ये तो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और बचता कितना l/4। ये l/4 लंबाई का जो पार्ट है ये SHM करने के लिए फ्री होता है, तो इसके बाद में ये इधर की तरफ यूं आता है, ये यूं आता है, ये बात हो गई है। तो ध्यान से देखना, देखो इस चरम स्थिति से माध्य स्थिति तक l लंबाई, इस माध्य से इस चरम तक l/4, माध्य से चरम स्थिति से वापस माध्य स्थिति तक l/4, और यहां पर आते ही ये पूरी की पूरी l लंबाई फ्री हो जाती है, फिर उसके बाद वापस ये l लंबाई का सिंपल पेंडुलम बन जाता है। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि ये जो सिंपल पेंडुलम अपना आधा दोलन तो करता है l लंबाई के साथ में, आधा दोलन करता है l/4 लंबाई के साथ में, ठीक है ना। तो दोनों का जो आधा आधा टाइम है वो अपन ऐड कर देंगे तो आपके पास पूरे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा। तो चलो देखते हैं अपन, देखो ध्यान से, ये आपके पास है t बराबर कितना देगा आपके पास है T1/2 प्लस कितना देगा आपके पास है T2/2। तो यहाँ पर T1 बराबर कितना देगा आपके पास है 2 2 से 2 कट जाएगा तो पाई रूट ऑफ L/G, और ये आपके पास है पाई रूट ऑफ L/4 इंटू जी, 4 12 करके 2 बन जाएगा, और पाई प्लस पाई/2 कितना देगा आपके पास है 3 पाई/2, इसके बाद रूट ऑफ L/G, ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अभी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो ये आपका जो सिंपल पेंडुलम है ये बिल्कुल यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। इसके सारे के सारे केसेज अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो करिए इन चीज़ों को नोट, फिर उसके बाद में अपन बढ़ते हैं कंपाउंड पेंडुलम यानी दर्द लोलक की तरफ। तो देखिए बच्चों, कंपाउंड पेंडुलम यानी दर्द लोलक अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या होता है दर्द लोलक, क्या होता है कि अगर अपन किसी भी दर्द पिंड को, कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, उस रिजिड बॉडी को अगर अपन किसी भी क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष निलंबित करके ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष अगर अपन दोलन करवाते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में दोलन करवाते हैं, क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल में अगर अपन दोलन करवाते हैं तो इस स्थिति में इसको अपन बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड पेंडुलम। तो देखिएगा ध्यान से, देखो जैसे मान के इसलिए का हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, दर्द लोलक या पिंड लोलक, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम, है ना। क्या होता है अभी, जैसे मान के इसलिए ये आपके पास में कोई भी एक पिंड है, ये कोई पिंड हो गया, ठीक है। इसके बाद में इस पिंड का ये आपके पास है सेंट्रोमास हो गया, इसका द्रव्यमान कितना आपके पास m है, और यहां से इस वाली अक्ष के सापेक्ष अपन इसको इस प्रकार से यूं पाइवोट कर दिया है।
इस अक्ष के सापेक्ष ये घूमेगा, तो ये क्षैतिज अक्ष होगी। और यदि इसको मैं यहां से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ता हूं तो ये ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार से दोलन करता है, ठीक है ना। अब इसको तो अपन क्या बोल देंगे, एस निलंबन बिंदु, इसको अपन बोल देंगे सी। सी का मतलब क्या होता है, सेंट्रोमास होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। एस और सी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभी। तो स्मॉल एल क्या होता है, अभी एस और सी के बीच की डिस्टेंस होती है, याद रखना भी आप। तो अपन लिख सकते हैं कि एस और सी के बीच की डिस्टेंस ये आपके पास हमेशा एल होती है। एल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बाद में जाके पता चलेगा। तो एस तो क्या होती है, भी अक्ष होती है जिसके सापेक्ष ये दोलन कर रहा है। और सी क्या होता है, इसका सेंट्रोमास होता है, यानी इसका द्रव्यमान केंद्र होता है, ठीक है ना। तो एस और सी के बीच की डिस्टेंस अपन ने एल कर दी है, ओके। अब इस स्थिति में इस पे नीचे की तरफ तो क्या लगता है अभी, एम जी। इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा अभी, एम जी लग जाएगा। और ये आपके पास एस है, इस अक्ष का ऊपर की तरफ क्या देगा आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम जी और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों ही एस से होकर के पास हो रहे हैं। तो एस के सापेक्ष तो बला गुणा वो कितना हो जाएगा, 0। इस कारण से इसको अपन बोल सकते हैं माध्य स्थिति। तो अपन बोल सकते हैं कि टो अबाउट एस बराबर 0। इस कारण से इसको अपन बोल सकते हैं माध्य स्थिति, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। अब मेरे को क्या करना है, इसको ऑसिलेशन करवाना है। तो ऑसिलेशन करवाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको माध्य स्थिति से हल्का सा इधर की तरफ विस्थापित कर देता हूं, कोणीय विस्थापन दे देता हूं। तो कोणीय विस्थापन दूंगा तो देखो ध्यान से, ये पिंड हो गया, ठीक है। और इसके बाद में ये इसकी घूर्णन अक्ष होगी, इसके सापेक्ष इसको रोटेशन करना है। ये आपके पास में पॉइंट हो गया एस, सी यहां पर आ गया, एस और सी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास, एल हो जाएगी। ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो ये तो आपके पास माध्य स्थिति होगी। अब सेंट्रोमास यहां पे आ चुका है, ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है, थीटा। तो अब क्या होता है ध्यान से, ये सी हो गया ना, सी। तो इस सी पर कौन सा फोर्स लगता है अभी, एक तो लगता है नीचे की तरफ एम जी। तो इस एम जी का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, ये वाला थीटा, तो ये भी आपके पास है थीटा। तो इस एम जी का ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा बोल दूंगा मैं। और एक इसका कंपोनेंट इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना देगा आपके पास, एम जी साइन थीटा। और इधर की तरफ क्या लग जाएगा आपके पास, एन लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से, यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो इस एम जी कोस थीटा से बैलेंस हो जाता है। और जो एम, या यूं कह सकता हूं कि एम जी कोस थीटा और एन, ये दोनों तो एस से गुजर रहे हैं। तो एन और एम जी कोस थीटा इन दोनों का टॉर्क तो कितना देगा, 0 आ जाएगा। बट जो एम जी साइन थीटा वो कहां से पास हो रहा है अभी, वो इस प्रकार से एम जी साइन थीटा है वो इस एस से पास नहीं हो रहा है। इस कारण से एम जी साइन थीटा क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो अपन निकालते हैं टॉर्क, प्रत्यानयन बला गुण हो गया। तो टो बराबर कितना देगा आपके पास, एम जी साइन थीटा इंटू लंबवत दूरी कितनी देगी आपके पास, एल। इसको अपन बोलेंगे माइनस का। और वही आपके पास में बात, थीटा अगर बहुत छोटा होता तो साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं लगभग थीटा। तो टॉर्क बराबर कितना देगा आपके पास है, माइनस का एम जी एल इंटू क्या देगा आपके पास है, थीटा, ठीक है ना। और टॉर्क को अपन क्या लिख सकते हैं, टो बराबर, या टो बराबर क्या होता है आपके पास माइनस का सी थीटा। तो ये आपके पास है सी बराबर आ गया एम जी एल। तो सी बराबर कितना देगा आपके पास, एम जी एल आ गया, ठीक है ना। और इसके बाद में टी बराबर
कितना होता है अभी 2 पाई रूट ऑफ आई एस अपॉन एम जी एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। आई एस अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास एम जी एल हो जाएगा। यहाँ पर आई एस क्या होता है भाई, एस से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से अपन आवर्तकाल वो कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बात समझाऊंगा किस प्रकार से अपन आवर्तकाल निकाला है, ठीक है ना। अब आई एस ये तो एस से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण हो गया, सी से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण आई सी। तो यहाँ पे समांतर अक्षों की परिमेय लगा सकते हैं अपन। तो समांतर अक्षों की परिमेय से आई एस बराबर कितना होता है आपके पास आई सी प्लस एम इंटू एल स्क्वायर। तो आई सी को अपन क्या लिख सकते हैं एम इंटू के स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास एम इंटू एल स्क्वायर। ये आपके पास आई एस हो गया। तो यहाँ से आपके पास आई एस बराबर एम इंटू के स्क्वायर प्लस क्या देगा एल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एम इंटू क्या देगा आपके पास है के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और बट्टे क्या देगा आपके पास एम जी एल। तो एम से अपन एम को काट देंगे। तो यहाँ से आपके पास टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एम से एम को काट दिया। अब सुनना ध्यान से, जी को तो छोड़ दो, एल से ऊपर डिवाइड कर दो। तो एल स्क्वायर बटे एल कितना देगा आपके पास एल और के स्क्वायर बटे एल बट्टे क्या देगा आपके पास है जी। तो ये आपके पास है टी की वैल्यू आ गई, टी बराबर आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास एल प्लस के स्क्वायर बटे एल आ रहा है। अरे के क्या है, के है आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या, ठीक है ना। रोटेशन वाले चैप्टर के अंदर बता रखा है, तो बातें वही रिपीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, या इसको अपन लिख सकते हैं टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल इफेक्टिव अपॉन जी। एल इफेक्टिव बराबर कितना होता है आपके पास एल प्लस के स्क्वायर बटे एल होता है। इसको अपन बोल सकते हैं प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ हो गई भी ये, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आ गई भी आपके पास में। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अब मेरे को जो आवर्तकाल है वो क्या चाहिए भी, न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम आवर्तकाल चाहिए। तो न्यूनतम आवर्तकाल कैसे निकाल सकते हैं, तो टी मिनिमम के लिए आवर्तकाल न्यूनतम चाहिए ना, इसके लिए आपको जो एल प्लस के स्क्वायर बटे एल है ना वो भी मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि टी बराबर कितना था 2 पाई रूट ऑफ एल प्लस के स्क्वायर बटे एल अपॉन जी। तो ये वाली ऊपर वाली टर्म अगर मिनिमम हो गई ना तो आवर्तकाल भी मिनिमम हो जाएगा। अब ये मिनिमम, इसको मिनिमम करने के लिए अपने को मैक्सिमा मिनिमा का केस लगाना पड़ेगा। मैक्सिमा मिनिमा का केस ये कहता है कि इसका अवकलन करके आपको 0 के बराबर करना है। तो इसके लिए ध्यान से देखना, देखो डी अपॉन क्या देगा आपके पास डी एल, तो एल प्लस के स्क्वायर बटे एल बराबर आपको 0 करना पड़ेगा। तो एल का तो कितना देगा आपके पास 1 और प्लस के स्क्वायर का क्या देगा आपके पास है के स्क्वायर, और 1 बटे एल का कितना होता है माइनस का 1 बटे एल स्क्वायर होता है। तो माइनस का 1 बटे एल स्क्वायर बराबर क्या देगा आपके पास है 0। तो यहाँ से आपके पास है के स्क्वायर बटा एल, भाई माइनस का उधर जाकर के प्लस कर देगा। तो यहाँ से आपके पास एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर देगा। तो यहाँ से आपके पास एल बराबर कितना देगा आपके पास प्लस माइनस के। तो एल बराबर कितना होता है प्लस माइनस के होता है, ठीक है ना। और यहाँ से टी बराबर कितना था 2 पाई रूट ऑफ आई एस अपन एम जी एल। अगर अपन एल की वैल्यू 0 कर देंगे, भाई आपको आवर्तकाल मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम आवर्तकाल कब प्राप्त होता है जब एल बराबर कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0, स्मॉल एल की वैल्यू 0। अब एक बात, तो स्मॉल एल 0 होने का मतलब क्या होता है, एस और सी के बीच की डिस्टेंस 0 होगी। मतलब आप एस को सी पे लेके आ जाओ, यानी इस कंपाउंड पेंडुलम को या इस दर्द पिंड को द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष आपको ऑसिलेशन करवाना है, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि यदि एल बराबर कितना देगा आपके पास है 0, तो टी बराबर कितना देगा आपके पास अनंत। इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी मैक्सिमम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये टी मैक्स हो गया, ठीक है।
चलो अपन ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, टी का एल के साथ में ग्राफ ऐसे बना देंगे अपन। ये टी हो गया, ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा इस प्रकार से टी, और यहां पर अपन किसको ले रहे हैं, एल को ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से, जब एल बराबर कितना भी जीरो तो टी बराबर कितना भी अनंत है, मैक्सिमम है। जब एल बराबर कितना भी प्लस के और माइनस के, तो इस स्थिति में टी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहां पर आपके पास एल बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास में प्लस का के, और यहां पर आपके पास एल बराबर क्या होता है अभी, माइनस का के, माइनस के। तो यहां पे आपको आवर्तकाल क्या मिलेगा, अभी मिनिमम मिलेगा। तो ये वाला जो ग्राफ इस प्रकार से यहां तक आएगा, अनंत से चल के आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम को टच करेगा, फिर उसके बाद वापस ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे इधर की तरफ इस प्रकार से इस मिनिमम को टच करेगा और इस प्रकार से वापस ऊपर चला जाएगा। अभी ये यहाँ पर इसके पैरेलल करना है, इसको टच नहीं करवाना अभी बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, दोनों तरफ इस प्रकार से कटोरीनुमा ग्राफ बन जाएगा। अब अगर मैं, जैसे मेरे को ये आवर्तकाल चाहिए, तो इस आवर्तकाल के संगत मैं इस प्रकार से यू डॉटेड लाइन बनाता हूं। तो ये डॉटेड लाइन एक तो यहां पे काटती है इसको, 1 2 ये 3 और ये आपके पास है 4, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो यहां से आपको ये प्राप्त होता है कि किसी भी कंपाउंड पेंडुलम का कुल मिलाकर के 4 बिंदुओं के सापेक्ष आपको टाइम पीरियड है या जो आवर्तकाल है वो आपको बराबर प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट बात है, भी किसी भी दृढ़ लोलक का कितने बिंदुओं के सापेक्ष जो आवर्तकाल है वो बराबर प्राप्त होता है, 4 बिंदुओं के सापेक्ष। कितने बिंदुओं के सापेक्ष, 4 बिंदुओं के सापेक्ष। बट मिनिमम टाइम पीरियड है उसके संगत आपको कितने पॉइंट्स प्राप्त होते हैं, 2, एक तो प्लस के पे और एक कहां पे, माइनस के पे, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड पेंडुलम है, इसकी अपन ने स्टडी की है, इसको भी करें आप नोट। बढ़ते हैं फिर अपन आगे। तो चलिए बच्चों, कंपाउंड पेंडुलम अपना यहाँ पे इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने आपको फिनिश करवा दिया है, और इसी के साथ में आज अपन आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर भी एंड करेंगे, ठीक है ना। तो अपना जो लेक्चर नंबर 67 है वो फिनिश हो गया, और लेक्चर नंबर जो 68 है इस पे अपन लगभग पूरा का पूरा जो SHM है वो फिनिश कर देंगे, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन अपन फिनिश कर देंगे। और अगले लेक्चर पर मैं SHM के क्वेश्चन है वो भी टिक करवा दूंगा। अब आप SHM का पूरा मॉड्यूल सोल्व कर सकते हैं, 90% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाने चाहिए। क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो। कल मैं आपको जो बोर्ड पे मेरे को क्वेश्चन डिस्कस करवाने हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, और फिर उसके बाद में अगले लेक्चर पर अपन, उससे अगले लेक्चर पर अपन इसका मॉड्यूल डिस्कस करेंगे भी, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे।